हर वर्ष की तरह से मथुरा में आयोजित हुए 2 दिवसीय ज्योतिष सम्मेलन में हम मौजूद हैं और इस ज्योतिष सम्मेलन के समापन के मौके पर हमारे द्वारा विद्वान ज्योतिषियों से ये बातचीत की गई। इस दौरान इस ज्योतिष सम्मेलन के कुछ सहयोगी भी मौजूद रहे, जैसे गजेंद्र शर्मा जी, और इनके साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं आपको डॉक्टर मनोज मोहन शास्त्री और पंकज बाबा गोकुल से पधारे हुए राधा बिहारी गोस्वामी, अजय कुमार तेलंग, बनवारी लाल गौड़, आचार्य कामेश्वर नाथ चतुर्वेदी, राकेश सोनी और ब्रजवासी जी। सबसे पहले हम आप ही से जाने जी कि कैसा रहा ये सम्मेलन। वेरी शॉर्ट। मथुरा में ये सम्मेलन विगत 6 वर्षों से हो रहा है और इससे ज़्यादा उपयोगिता हो भी नहीं सकती है जो अजय कुमार जी कर रहे हैं कि यहाँ पे लोगों को बुलाकर उनकी जो समस्याएं हैं वो देश के माने हुए ज्योतिषाचार्य यहाँ आए, 2 दिन रहे, उन सब से उनकी समस्याओं का समाधान कराया गया, उनको उपाय बताए गए। भाई ज्योतिष की तो आप जानते हैं गणित की रचना है और गोस्वामी जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि यहाँ पर 2 दिन ये सम्मेलन चला और यहाँ पर लोगों की जिज्ञासाओं का समाधान किया गया। यहीं पंकज बाबा मौजूद हैं। आपसे यदि हम पूछें तो आप क्या कहेंगे यहाँ पर इस सम्मेलन में भाग लेने के? निश्चय ही आज के युग में ज्योतिष की जो मान्यता समाप्त होती जा रही है, इसे लोग अंधविश्वास के रूप में लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये भी वेद का बहुत प्राचीन काल से वेदांग है। समस्या ये होती है कि लोगों का समाधान, खास करके लोग ये सोचते हैं कि हम पूछने जाते हैं और समाधान नहीं मिल पाता, तो या तो वहाँ समाधान करने वाले में कुछ कमी हो सकती है, शास्त्र में कहीं कोई कमी नहीं होती है। तो इस प्रकार के अनुसंधान यहाँ पे ये हो रहे हैं और लोगों की समस्याओं का समाधान भी हो रहा है। इस विषय में लोगों को जागृत करने की, और ये अंधविश्वास विद्या नहीं है, प्राचीन ज्योतिर्विद्या है, ये जगाने के लिए ये सम्मेलन था। और डॉक्टर साहब आपसे पूछें यदि हम, तो आपका क्या है सार गर्भित? मैं यह मानता हूं कि हमारा ब्रज पहले से ही आचार्य शांडिल्य, आचार्य गर्ग, उनकी ये तपस्थली रहा है जो कि ज्योतिष के अद्भुत पुरोधा रहे हुए हैं। ऐसे मथुरा नगरी में आचार्य तेलंग जी का ये प्रयास समस्त ज्योतिषियों को जो बाहर से यहाँ पर बुला करके और उनके द्वारा जो मंथन किया जा रहा है, ये ज्योतिष मंथन नहीं, ज्योतिष के माध्यम से सागर मंथन है। किंतु मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि समाधान के लिए जो लोग यहाँ पर आते हैं या किसी भी ज्योतिषी के पास आते हैं, उनको समाधान दिया जाए। कुछ लोग जो जिज्ञासु लोग या जो दुखी लोग आते हैं, उनको जो भयभीत करते हैं, वो कदापि नहीं होना चाहिए। ये आवश्यक है कि हम सब लोग जो यहाँ पर मंथन के लिए बैठे हुए हैं, इस दिशा में भी विचार जरूर करें। और आपको कैसी फीलिंग हुई आज यहाँ पर रहकर? मेरा इस संबंध में ये कहना है कि जिस तरह से शरीर का और आत्मा का जो संयोग होता है, इसी तरह कर्म और कुंडली दोनों का संयोग होता है। कुंडली है, मैं मानता हूँ, ग्रह और नक्षत्रों का हर व्यक्ति के जीवन में प्रभाव पड़ता है, लेकिन उसके कर्म भी जड़े हुए हैं, क्योंकि गीता में भी कहा गया है कि कर्म करिए। जब आप सुकर्म करेंगे और ऐसा काम करेंगे कि उस व्यक्ति के द्वारा ऐसा कोई कार्य न हो, वो ठान ले कि मेरे द्वारा ये ईश्वर ऐसा कोई कार्य न हो जिससे किसी भी जीव आत्मा को किसी प्रकार का कष्ट पहुंचे, तो ये हिंदुस्तान नहीं, पूरा विश्व सुधर जाए। अच्छी बात आपने कही है, जिज्ञासु हैं आप, लेकिन हम यहाँ पर कहेंगे, गौड़ साहब आपसे पूछेंगे, कर्म की बात अभी कही गई, लेकिन ये कहते हैं कि प्रभु जा दारिद्र दुख दें वा की मति पहले हर लें, तो वहाँ कर्म कहाँ जाएगा? ज्योतिष और साधना दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं। जो ज्योतिष से डायग्नोस होता है, पता लगता है कि हमारे सामने ये समस्या है, हमको ये बीमारी है या मुश्किल हमारे सामने है, वो समस्या का समाधान साधना के द्वारा होता है। कहिएगा कि ज्योतिष एक निदान करने की विधा है और समाधान करने की जो विधा है वो साधना है। तो ज्योतिष और साधना दोनों आवश्यक होना चाहिए। ज्योतिष का सर्वप्रथम एक बिंदु है जिसका नाम इष्ट है। इष्ट को ज्योतिषीय गणित में भी कहा जाता है, इष्ट को ईश्वर के रूप में भी कहा जाता है। तो इसलिए इष्ट साधन होना बहुत आवश्यक है। जिसका इष्ट बढ़िया साधक है, जो इष्ट के शरण में रहता है, इष्ट के नजदीक रहता है, वो बढ़िया समाधान कर सकता है और उसकी वाणी फलती है। जैसे हमारे ब्रज के सिद्ध संत मनीषी ऋषिगण आदि हैं, वो साधना के द्वारा लोगों का दुख दरिद्र दूर कर देते हैं, मुश्किलें दूर कर देते हैं, मन्नतें पूरी कर देते हैं। इसलिए ज्योतिषी को विद्वान होने के साथ साथ एक बहुत अच्छा साधक और सदाचारी होना बहुत आवश्यक है। कई बार मन्नतें पूरी नहीं, ज्योतिषियों के पास आते हैं जिज्ञासु, परेशान लोग आते हैं, अपनी समस्या बताते हैं, ज्योतिषी उन्हें समाधान बताते हैं, उपाय बताते हैं, वे उपाय करते हैं, बावजूद इसके उपायों का कोई
फल सामने नहीं आता, कोई परिणाम नहीं। श्रद्धा और भावना, किसी भी कार्य में अगर श्रद्धा और भावना नहीं होगी उसको लाभ नहीं मिल पाएगा। किसी भी औषधि के लिए अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर उसको दवाई देता है तो वह नियमित रूप से आपको लेनी होगी। एक ज्योतिषी केवल कुंडली को देखकर यही परामर्श दे सकता है कि आप ये कार्य करिए। आप आस्था श्रद्धा से अगर वो कार्य करेंगे तो अवश्य ही आपको उसका लाभ होगा, ये ज्योतिष शास्त्र कहता है। तो फिर गणित कहाँ रहा? गणित तो ज्योतिष पर आधार है। आस्था और श्रद्धा से, आशा श्रद्धा से शरण में चले जाएं। हाँ, नहीं तो प्रभु भी की हमारे शरण में नहीं, कष्ट जो दूर उपाय हैं। बताए गए प्रभु का तो आशीर्वाद लेना ही है, उसके बिना तो कोई यहाँ एक संकल्प नहीं ले बात सकते आ रही हैं। थी अभी, हाँ। जैसा कि पंकज बाबा बोल रहे थे कि कुछ लोग जो जानकार नहीं होते उनके द्वारा फैलाई गई भ्रांतियों के कारण एक अविश्वास की भावना होता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ज्योतिष का ज्ञान होना बहुत परमावश्यक है। जिस जातक की आप कुंडली देख रहे हैं उसका पूरा एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो ज्योतिष है वो गणित पर आधारित है। ऐसे ऐसे ज्योतिषी भी हैं जिनको झोला छाप अपन कहेंगे और वो हमारी भ्रांतियों को, हम लोगों को बदनाम कर रहे हैं, उनसे थोड़ा बचना चाहिए। वास्तविकता में जिसने ज्ञान अर्जन किया है अगर उसके अनुरूप उसका कार्य हो तो अवश्य उसको लाभ होगा। उनकी पहचान कैसे हो आप बताओ आदित्य। देखिए जी, जैसे सभी लोगों ने अभी बताया ज्योतिष के बारे में कि भ्रामिक धारणाएं हमारे सोसाइटी में बहुत फैली हुई हैं। हम लोगों को सबसे पहले ये है कि आप जब हॉरोस्कोप देखें पूरा, उस कुंडली को समझ लें, पूरा प्रॉपर एनालिसिस उसका हो जाए, सारी डायग्नोसिस कर लें। हमारी कुंडली से हम लोगों के रोगों को भी ठीक कर सकते हैं, उनको एनालिसिस कर सकते हैं, प्रॉपर रोग उनका पता कर सकते हैं कि किसको क्या व्यक्ति को रोग आगे हो सकता है और जो रोग इनको है उसकी क्या रेमेडी है, कैसे उसका इलाज किया जाए। तो ये ज्योतिष से ही संभव है। भगवान शिव ने इस विद्या को बनाया और हमारे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने इस विद्या को ग्रहण किया। ग्रहण करने के बाद उसके बाद उन्होंने कई अपने प्रैक्टिकली उसको देखा और अपनी कुछ रिसर्च के माध्यम से हम लोगों को पाराशरी ग्रंथ, भृगु संहिता, रावण संहिता, इस तरह के काफी ग्रंथ हम लोगों को दिए। हम लोग उन ग्रंथों को कंसिडर करने के बाद में आज अपने कुछ जो यूनिक एस्ट्रोलॉजी बताती है, जो इससे मेडिकल साइंस से रिलेटेड है, वो हम अपना बता रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस यहाँ शेयर करते हैं। वो एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, उसे कुछ लोग नोट डाउन करते हैं, उससे सोसाइटी में एक अच्छा मैसेज जाता है। और हम लोग जो अभी कुंडलियां वगैरह यहाँ देख रहे हैं, जो लोग आते हैं अपना, उनका भी निदान यहाँ से किया जा रहा है। तो मेरे हिसाब से अजय तेलंग जी ने इसको जो ऑर्गेनाइज किया है, इसका श्रेय सब इन्हीं को जाता है। और आप सब लोग, हमारे मनोज शास्त्री जी और सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। तो मेरे हिसाब से अगर ये साल सर बार होता रहे तो मैं समझता हूँ एस्ट्रोलॉजी के लिए एक अच्छा मैसेज सोसाइटी में जाएगा कि इट्स अ साइंस, ये एक विज्ञान है और इसको विज्ञान की तरह देखा जाए। हम लोग पुराणों से बहुत कुछ ग्रहण करते हैं और उसका एनालिसिस करने के बाद उसको साइंस में उतार रहे हैं। कुछ साइंटिस्ट हम लोगों का विरोध करते हैं, जबकि हमारी कुंडली में ये पहले से ही डिफाइन है कि बृहस्पति कितना बड़ा ग्रह है। ये लोग आज रिसर्च कर करके ये पा रहे हैं कि बृहस्पति इतना बड़ा ग्रह है, जबकि हमारे पुराणों में पहले से ही डिफाइन है कि बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, उसका वॉल्यूम सबसे बड़ा है। आपसे यदि हम पूछें तो भविष्यवाणियों की बात करते हैं आपसे। भविष्यवाणियां बहुत की जाती हैं ज्योतिषियों की, और कई बार ज्योतिषी ऐसी भविष्यवाणियां भी करते हैं कि चित्त भी मेरे और पट्ट भी मेरे, कुछ भी परिणाम हो, मतलब आगे आने वाले समय में वो ये कह सकें कि देखिए हमने जो कहा था वो। तो ये भविष्यवाणियां कितनी सटीक होती हैं और किन किन आधारों पर होती है, इनको करते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए, क्या बाद में श्रेय भी लेना चाहिए। 2 और 2 4 होते हैं, लेकिन कई बार 5 सामने आते हैं, 3 हो जाते हैं, ऐसा कैसे हो जाता है? ज्योतिष शास्त्र एक प्रत्यक्ष शास्त्र है। सूर्य और चंद्रमा इस ज्योतिष शास्त्र की प्रत्यक्षता की गवाही दे रहे हैं। भविष्यवाणी करने वाले व्यक्ति, ज्योतिषी का कर्तव्य है कि जो कुछ भी कहें बहुत सोच समझ के कहना चाहिए। शीघ्रता में अथवा पूर्णतया ज्ञान, ग्रहों का ज्ञान न करके यदि कोई भविष्यवाणी की जाती है तो वो सफल भविष्यवाणी नहीं होती है। कहते हैं कि 18 ऋषिश्वरों ने ज्योतिष शास्त्र का प्रवर्तन किया। जो हमारे वेद भगवान हैं, वेद पुरुष, उनके नेत्रों से ज्योतिष शास्त्र की उत्पत्ति हुई है। और 18 जो ऋषिश्वर हैं, सूर्य पितामहो व्यासः, वसिष्ठोत्तरी पराशरः, कश्यपो नारदो गर्गो, मरीचि मनोरंगिरा, लौमसः पौलुसश्चैव, चवनो यवनो भृगुः,
सौन कोष्ठा दशाश्चैते ज्योतिष शास्त्र प्रवर्तका। ये 18 ऋषिश्वरों ने ज्योतिष शास्त्र का प्रवर्तन किया। आज उन्हीं ऋषिश्वरों के 18 जो ज्योतिष शास्त्र के प्रवर्तक हैं, उनको ध्यान में करते हुए ये 6वां ज्योतिष महासम्मेलन अजय कुमार जी तेलंग के द्वारा रखा गया। तो भविष्यवाणियों के ऊपर सबसे बड़ा यही ज्ञान रहेगा कि जो भी व्यक्ति, जो भी एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिषाचार भविष्यवाणी कर रहे हैं, करने से पहले उसका खूब चिंतन कर लें, मनन कर लें और ग्रह स्थिति को अवश्य देख लें। क्योंकि जब ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं या नक्षत्र परिवर्तन करते हैं तो उसका स्वभाव सुप्रभाव प्राणी मात्र पर पड़ने लग, केवल मनुष्य पर ही नहीं, प्राणी मात्र पर पड़ने लग जाता है। अतः कौन सा ग्रह श्रेष्ठ भाव में आ रहा है, कौन सा भाव निष्ठ भाव में आ रहा है, कैसा फलादेश संसार के लिए जाएगा, कैसा राजनीतिक भविष्य आगे का बनने वाला है, तो इन सब बातों की भविष्यवाणी करने से पहले ग्रह स्थिति का पूर्णतया चिंतन करना चाहिए। और यदि सही बात दिमाग में आ रही है, माइंड में आ रही है, तो ही भविष्यवाणी करें, अन्यथा भविष्यवाणी न करें। और ब्रजवासी जी, आप गाजियाबाद से पधारे हैं, इस समय आपके जहन में क्या कुछ उमड़ घुमड़ रहा है? ज्योतिष के बारे में मेरा कहना ये है, ज्योति धन ईश, ये परमात्मा को प्राप्त करने का एक मार्ग है। हमारे जो 16 संस्कार हैं, उन संस्कारों को यदि हम ज्योतिष के अनुसार संपन्न करें तो हमें सभी प्रकार की सुख और संपन्नता प्राप्त हो जाएगी। आपसे एक यह प्रश्न है कि ये कहते हैं कि मनुष्य आज जो भोग रहा है वो उसके पूर्व जन्मों का फल होता है, और ज्योतिषी यदि कोई उपाय बताते हैं तो ये ऊपर वाले के विधान में हस्तक्षेप नहीं है। नहीं, हस्तक्षेप नहीं है, ये ऊपर वाले ने ही व्यवस्था की हुई है कि उस विधान में परिवर्तन होता है। केवल जो कर्म भोग हमें 1 महीने में प्राप्त होना होता है, उस उपाय के द्वारा वो 10 साल में परिवर्तित हो जाएगा। भोग तो आपको भोगना है जो आपने किया है, क्यों कृष्ण कहते हैं कर्मणा जायते जंतु कर्मण्य विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मण्य पद्धति। स्वयं पिता में भीष्म को 101वें वर्ष में सरसैया का भोग प्राप्त हुआ था। स्वयं अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र का संधान करने पर उत्तरा के घर पर आज तक उस कर्म फल को भोग रहा है। क्योंकि ये कर्म भोग क्या है, एक बीज है। कोई बीज 2 दिन में फलीभूत हो जाता है, कोई 10 दिन में हो जाता है, कोई 1 महीने में होता है। उसी प्रकार से उपाय के द्वारा हमको शांति मिलती है, सांत्वना प्राप्त होती है और हमारा मार्गदर्शन होता है, लेकिन हम कर्म फल से वंचित नहीं रह सकते। और राकेश सोनी जी, आपसे हम बात करें, यदि आप यहाँ पर जयपुर से आए हैं, पिछले वर्षों में भी आप आते रहे, बिल्कुल, तो आज आप क्या कुछ नया लाए हैं? क्या आप भी कोई भविष्यवाणी करेंगे आज के इस मौके पर? मैं सबसे पहले तो एक बात कहना चाहता हूँ कि आज जो इस मंच से सबसे बढ़िया बात हुई है, अभी तक हम सम्मेलन करते रहे हैं। सम्मेलन में चूंकि दूर दूर प्रांत से लोग आते हैं, उनको बोलना भी होता है, मंच की मर्यादा रहती है कि समय की सीमा हो। लेकिन आज बहुत ही एक अच्छा निर्णय लिया गया कि हम सम्मेलन न करा के एक शोध वर्कशॉप करवाएं, जिसमें विषय एक रखें और उसके बारे में सभी ज्योतिषियों के विचार रखें, जिससे लोगों की भ्रांतियां दूर हों। एक बात। दूसरी बात, अभी जो चर्चा चल रही थी ज्योतिष के बारे में, भविष्यवाणी के बारे में बात करने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि जन्म पत्रिका केवल बच्चे के जन्म के समय आकाश में स्थित ग्रह नक्षत्रों की फोटो मात्र है, या इसको नक्शा बोल सकते हैं। ये अंतिम नहीं है, ये संकेत है, क्योंकि पाराशर ऋषि ने स्पष्ट लिखा है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व और भविष्य, उसमें कुछ चीजें और काम करती है। जन्म पत्रिका का तो उसमें रोल है ही, जन्म पत्रिका के साथ साथ उसकी अनुवांशिकी या हेरिडिटी का भी रोल है। उसके बाद में नंबर 3 कि किस समय उसका जन्म हुआ है, उसका रोल आएगा। और नंबर 4, और जो सबसे महत्वपूर्ण पाराशर जी ने बताया है, वो बताया है कि परिवेश, यानी कि आप जो घटनाएं दिख रही हैं या जो घटनाएं होने वाली है, उसको अपने कर्मों से, अपने प्रयास से या तो सुधार सकते हैं, या जो आपको मिलना है उसको नकार सकते हैं। ये सारा का सारा है। अब रही भविष्यवाणी की बात। भविष्यवाणियों में मैं प्राय भविष्यवाणी किसी राजनेता को लेकर करने से बचता हूँ। क्यों? क्योंकि राजनेता अपनी कुंडली लेकर मेरे पास आवे तो मैं उसको सत्य मानूं, क्योंकि एक ही नेता की बाजार में, मार्केट में 20 कुंडलियां, आप अलग अलग पत्रिकाएं उठा के देखें, हर पत्रिका में उनकी अलग जन्म पत्रिकाएं मिलती है। आज से करीब 5 साल पहले यहाँ पर एक अंक ज्योतिष के ज्ञाता आए थे, कुमार गणेश जी आए थे। कुमार गणेश जी, है ना? उन्होंने ये भविष्यवाणी की थी और हमने उनका इंटरव्यू लिया था कि नरेंद्र मोदी
प्रधानमंत्री बनेंगे। हाँ। लेकिन प्रधानमंत्री बनने से पहले एक बार और वे मुख्यमंत्री बनेंगे। ठीक है। और उन्होंने अंक ज्योतिष के आधार पर वो भविष्यवाणी की थी और बिल्कुल सटीक बैठी थी। अंक ज्योतिष का तो संबंध आपसे हम पूछ रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी का भविष्य आपको कैसा नजर आता है? नरेंद्र मोदी जी आज सरकार में है और बहुमत से है। नरेंद्र मोदी जी के बारे में बोलने से पहले मैं भारत सरकार के बारे में या भारत की कुंडली के बारे में बोलना चाहूंगा कि भारत की कुंडली क्या कहती है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का भविष्य भारत की कुंडली पर निर्भर है। दोनों के एक दूसरे के पूरक हैं। भारत की कुंडली के अनुसार शनि अभी वक्री होंगे, क्योंकि जो बड़े ग्रह संचालित कर रहे हैं, मेदिनी, इसको मेदिनी ज्योतिष बोलते हैं, मेदिनी ज्योतिष में जो बड़े ग्रह संचालित हो रहे हैं, शनि वक्री होंगे। ऐसा माना जाता है कि जब ग्रह वक्री होता है तो पिछली राशि का भी फल देता है। शनि अभी वृश्चिक राशि में चल रहे हैं, शनि तुला का फल देंगे। आप पिछले अखबार उठा के देखें, शनि जब तुला में रहे, देश में जितने भी बड़े घोटाले रहे हैं, जितने भी बड़े रिश्वतखोर रहे हैं, चाहे वो किसी पद पे रहा हो, सबको जनता के सामने ला दिया है। तो शनि वापस ऐसी परिस्थिति क्रिएट करने वाले हैं, देश में उथल पुथल मचेगी, लेकिन नरेंद्र मोदी जी संकटों के बाद भी सुरक्षित रहेंगे। ये मेरा ऐसा मानना है। है ज्योतिष। अच्छा, कब तक? नरेंद्र मोदी जी मैं समझता हूँ कि पूरे अपने कार्यकाल पूरा करेंगे। मतलब यही कार्यकाल पूरा करेंगे और यही कार्यकाल पूरा करेंगे और आगे भी करेंगे, क्योंकि अब तक ज्योतिषी मंचों का ये सोचना है, एक मत से भविष्यवाणी रही है कि किसी प्रकार का कोई प्रेशर तो नहीं है सरकार का? नहीं, ऐसा प्रेशर नहीं है सरकार का कोई। आपके जहन में भी कुछ उमड़ घुमड़ रहा है, आपको भी कुछ याद आ रहा है, कुछ अंक याद आ रहे हैं, कुछ गणना याद आ रही है भारत की? नरेंद्र मोदी जी के बारे में यदि नहीं बोलना चाहें तो आप जल्दी से बोल सकते हैं। भारत की कुंडली के अनुसार शनि वक्री हो रहे हैं और यहाँ जितने भी गड़बड़ियाँ हुई हैं, घोटाले हुए हैं, शुरुआत हो गई है उनको नीचे आने की, लोगों के सामने आने की। मोदी सरकार थोड़ी हिलेगी जरूर, लेकिन बनी रहेगी और अगली पंचवर्षीय भी पूरी करेगी। और अगर अगली पंचवर्षीय भी पूरी करेगी तो जितने घोटाले वाले लोग हैं वो लगभग सामने आकर के बाहर निकल जाएंगे, माने कचड़ा साफ हो जाएगा। ये शनि की कृपा से, जैसा सोनी जी बता रहे हैं, तेलंग जी भी पीछे से कह रहे हैं। आप भी सहमति अपनी दे रहे हैं ना? मैं तो पूर्व में घोषणा कर चुका हूँ, 3 वर्ष पूर्ण करेंगे 3 बार प्रधानमंत्री, ढाई, यानी कि जो प्रधानमंत्री बने हुए हैं वो, उनको कोई खतरा नहीं है, क्योंकि उनकी वृश्चिक राशि है और वृश्चिक राशि का स्वामी शनि, वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल उनके बहुत उच्च कुंडली में बैठा हुआ है। और आखिर में हम आपसे क्या कहें, बस यही कहेंगे सभी ज्योतिषियों से कि आप सभी के पास जो भी जिज्ञासु आते हैं, आपसे ही नहीं जो अन्य भी हैं, जहाँ कहीं भी हैं, किसी को आप यदि झोला छाप भी मानते हैं तो वे भी, जो भी जिज्ञासु ज्योतिषियों के पास आते हैं, वे यथासंभव उनकी समस्याओं का समाधान करें, और यदि समाधान नहीं कर सकें तो उन्हें बड़े बड़े उपाय न बताएं जिन्हें वे कर न सकें, और जहां तक संभव हो उनको उपाय ऐसे बताएं जिनसे कि उनका कल्याण हो और उनको भयभीत न करें। आपके उपाय ऐसी आपकी वाणी न हो, और हम आपके द्वारा जो की गई आज भविष्यवाणी है उसको आने वाले समय में देखेंगे कि नरेंद्र मोदी का भविष्य क्या रहता है। आपने कहा है कि देश में अभी उथल पुथल होगी, लेकिन बावजूद इसके नरेंद्र मोदी सुरक्षित रहेंगे, न सिर्फ इन 5 वर्षों में, अगले 5 वर्ष भी वे पूरे करेंगे। देखेंगे। न्यू न्यूज के लिए कैमरा पर्सन गोपाल जग्गा के साथ योगेश खत्री।